जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज इस वक्त हर तरफ यही शब्द है। टीवी, डॉक्यूमेंट्रीज, पॉडकास्ट, कॉन्फ्रेंस, हर तरफ यही सुनने को मिलता है। क्या ये वही चीज़ है जो ग्लोबल वार्मिंग कही जाती है? एक और शब्द जो इन दिनों खूब उछाला जाता है। दोनों को अक्सर एक दूसरे की जगह इस्तेमाल भी कर लिया जाता है, लेकिन दोनों एक नहीं है। कल्पना करें कि यह धरती एक विशाल घर है। घर के अंदर दो चीज़ हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज। ग्लोबल वार्मिंग तब होती है जब पूरा घर गर्म होने लगता है। जलवायु परिवर्तन तब जब घर के अलग अलग कमरे बदलना शुरू होते हैं। एक कमरा गर्म हो जाता है, दूसरे में ज़्यादा बारिश होती है और तीसरा और ज़्यादा ठंडा हो जाता है। तो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में मौसम में एक लंबे समय में कहे तो 30 या 40 साल में होने वाले बदलाव को जलवायु परिवर्तन कहते हैं। यही वो अहम नुक्ता है। जलवायु परिवर्तन कुदरती तौर पर होता है, वाकई एक काफ़ी लंबे समय में, लेकिन अब हम बड़ी तेज़ी से जलवायु परिवर्तन होता देख रहे हैं और वैज्ञानिक का मानना है कि इसकी रफ्तार आने वाले दिनों में और तेज़ होने वाली है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की रफ्तार भी बढ़ रही है। देखिए, काफ़ी समय पहले करीब 1750 के आसपास प्रयोग क्रांति यानी कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के दौरान लोगों ने कोयले का भरपूर इस्तेमाल किया था। इससे हमारे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में उछाल आया था। 50 के दशक में दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब हम वाकई ज़्यादा गाड़ी और कार का इस्तेमाल करने लगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की तार में और बढ़ोतरी हुई। इतिहास में ये दो मोड़ है। जब जलवायु संकट एक अर्थ में शुरू हो गया था, तब से दुनिया की आबादी तिगनी भी हो चुकी है। हम बड़ी मात्रा में फॉसिल फ्यूल जला रहे हैं, जो कि आबादी तिगनी भी हो चुकी है। हम बड़ी मात्रा में फॉसिल फ्यूल जला रहे हैं जो लगातार कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। जब सूरज की ऊर्जा धरती पर पहुंचती है तो इसका एक हिस्सा वापस अंतरिक्ष में चला जाता है, लेकिन अब जो गैस की यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की, मीथेन आदि की जो चादर हमने बढ़ा दी है, इससे बहुत सारी गर्मी धरती के वातावरण में फंसी रह जाती है और इसकी वजह से जो औसत तापमान है यानी कि जो एवरेज टेम्परेचर है वो बढ़ने लगता है या फिर ग्लोबल वार्मिंग होने लगती है। इसे ग्रीन हाउस प्रभाव या ग्रीन हाउस इफेक्ट भी कहा जा सकता है। लेकिन हम यहाँ पर यह भी समझ लें कि ग्रीन हाउस इफेक्ट प्राकृतिक तौर पर भी होता है। कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे ग्रीन हाउस गैसों की बढ़ने की वजह से औद्योगिक युग से पहले के मुकाबले औसत ग्लोबल जो तापमान था वो कम से कम 1 सेल्सियस बढ़ गया है। अब मसलन आर्किटेक्ट को भी लीजिए, उत्तरी ध्रुव के पास एक बर्फीला इलाका जो धरती के औसत से ज़्यादा रफ्तार से गर्म हो रही है, तो यहाँ बर्फ़ पिघलनी भी शुरू हो गई है। पिघली हुई बर्फ़ काली पड़ जाती है और कहीं और ज़्यादा ताप सेकने लग जाती है, जिसकी वजह से ये और तेज़ी से पिघल रही है। आपको पता है कि अगर आप तीखी गर्मियों में काले कपड़े पहने तो आपको कितनी गर्मी लगती है। यहाँ भी कुछ इस तरह से ये हो रहा है। पिघलती हुई बर्फ़ की वजह से समुद्र में पानी भी बढ़ जाता है, यानी इसकी वजह से समुद्र में और ज़्यादा पानी आ जाता है और जल स्तर यानी कि जो वाटर लेवल से वो बढ़ने लगता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि 1880 के बाद समुद्र का जल स्तर ऑस्टिन 8 इंच तक बढ़ा है और इसमें 3 इंच की बढ़ोतरी तो बीते 25 सालों में हुई है। इसका असर हम पूर्वी भारत के समुद्र में देख सकते हैं। इंडोनेशिया में लोग राजधानी को जकार्ता से दूर ले जा रहे हैं क्योंकि ये डूब रही है। पानी बरसने का पैटर्न बदल रहा है और समय बारिश और ज़्यादा सूखा, ज़्यादा तबाही वाले अचानक आ रहे बाढ़, चक्रवात, तूफान सब प्राकृतिक तौर पर हो रहे हैं, लेकिन और ज़्यादा बदतर रूप में। इस तरह के मौसम खेती की स्थिरता के लिए खतरनाक है, खाद्य और पेयजल सुरक्षा के लिए भी खतरनाक है। बीते कई साल में उत्तर पश्चिम भारत में तीखी गर्म हवाओं की वजह से गेहूं की फसल बर्बाद हो गई। आपूर्ति कम हुई तो दाम बढ़ गए, यानी आर्च में पिघलती बर्फानी चोटियों का वास्ता भारत में गेहूं के बढ़ते दाम से है। ये बहुत दूर की कौड़ी नहीं है। दुनिया भर के देश ने एक समझौता भी किया है। पेरिस समझौता के तापमान को 1.5 डिग्री की बढ़ोतरी तक ही रोका जा सकता है। क्या इसका मतलब यह है कि बदतर हालात का आना टाला जा सकता है? हम अगर अब भी सक्रिय हो तो ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री तक रोक सकते हैं। अगर इस वीडियो से आपको कुछ बुनियादी बातें सहज ढंग से समझ में आई हो तो हमें जानकर अच्छा लगेगा। आप अपने कमेंट किसी सुझाव या सवाल के साथ भी दे सकते हैं।